हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सोशल साइंस स्टडी रूम में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे। हमारी थ्योरी की क्लासेस चल रही है। थ्योरी की क्लास में 8th क्लास की ज्योग्राफी है, चैप्टर नंबर 3 कृषि। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में ज़रूर भी कैसा लगा हो आपको वीडियो, आपको समझ में आया नहीं आया तो ये कमेंट में ज़रूर लिखें। ओके बच्चों, फिर से मैं बता दूं, जैसे हर वीडियो में बताती हूँ कि मेरी 6th और 7th क्लास की ज्योग्राफी की थ्योरी के वीडियो अपलोड है चैनल पे, तो आप देख सकते हैं जाके। बहुत ही डिटेल से, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया है। आप एक बार वीडियो जाके देखिए, अगर ना समझ में आए तो फिर आप मुझे ज़रूर बताइएगा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको एक बार वीडियो देखने के बाद पूरा चैप्टर, हर एक टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर ने क्या है, चैप्टर 3 कृषि, 8th क्लास की ज्योग्राफी है ये। पहले हम कृषि के बारे में देखेंगे। याद करिए, हम जब 8th क्लास की ज्योग्राफी कर रहे थे, फर्स्ट चैप्टर हमारा संसाधन था, दूसरा चैप्टर हमारा मृदा, वनस्पति, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव, इस तरह के कोई चैप्टर, दूसरा चैप्टर था। ठीक है, यानी कि प्राकृतिक संसाधन जो होता है उसके बारे में हम दूसरे चैप्टर में पढ़ रहे थे। अब हम पढ़ेंगे कृषि के बारे में। ओके, तो कृषि आप सभी को पता है कि कृषि क्या है, हमारी प्राथमिक क्रिया है। हमारे जो 3 क्रियाएं होती हैं, आर्थिक क्रियाएं 3 होती हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। ओके, तो कृषि कैसी क्रिया है, कृषि प्राथमिक क्रिया है। याद रखिएगा, जो आर्थिक क्रियाएं 3 क्रियाएं होती है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो प्राथमिक क्रियाओं में वो सभी क्रियाएं आती हैं जिससे कि कच्चा माल प्राप्त होता है, किसी भी चीज के लिए, उद्योग के लिए, फसल, मतलब कि हर चीज के लिए, जिससे उद्योग के लिए, जिससे कच्चा माल प्राप्त होता है। ठीक है, और द्वितीय क्रिया में उद्योग आता है, तृतीय क्रिया में इन वैसी एक्टिविटी आती है जो कि प्राथमिक और द्वितीय क्रिया को सेवा प्रदान करता है। ठीक है, जो अभी आगे मैं आपको डिटेल से बताऊंगी। अभी तो बस मैं कृषि के बारे में थोड़ा सा आपको समझा रही थी। चलिए, अब देखिए, यहाँ भी वही चीज है जो कि पिछले 2 चैप्टर में हम देख चुके हैं कि एक बच्चे की स्टोरी से स्टार्ट हुआ है। देखिए, गुरप्रीत, मधु और टीना एक गाँव से गुजर रहे थे। वहां उन लोगों ने किसान को खेत में जुताई करते हुए देखा। किसान ने उन लोगों से कहा कि वो गेहूं की बुआई करने जा रहे हैं। ठीक है, तो किसी बच्चे की स्टोरी से, बच्चे की थिंकिंग से वहाँ चैप्टर को स्टार्ट किया जाता है, ताकि जो बच्चे, जिन बच्चों को हम पढ़ाते हैं क्लास में, उन बच्चों का इसमें, मतलब वो बच्चे ज़्यादा इंटरेस्ट लेकर इन चीज़ों को पढ़ें। ओके, और अगर वो कहीं ऐसा कुछ देखते हैं तो वो इंटरेस्ट लें, उनसे पूछें कि क्या है, उनमें क्वेश्चन पूछने की भावना विकसित हो। ओके, तो चलिए हम देखते हैं आगे क्या क्या है। देखिए, पौधे से परिष्कृत उत्पाद तक के रूपांतरण में 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित हैं। अभी जो आपको बता चुकी हूँ, क्या है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। मतलब कि जो पौधे से उत्पाद तक के रूपांतरण में 3 तरह की आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित होती है। कौन कौन सी? प्राथमिक क्रिया, द्वितीय क्रिया और तृतीय क्रियाएं। प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से है। ठीक है, वो सभी क्रियाएं प्राथमिक क्रियाओं में शामिल किया जाता है। इसका संबंध क्या है? प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन से। याद रखिएगा, जो प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन से संबंधित होता है वो प्राथमिक क्रिया होता है। जहां से हमें कच्चा माल प्राप्त होता है वो क्या होता है? प्राथमिक क्रिया है। याद रखिएगा, प्राथमिक क्रिया हमेशा क्या होता है, वो जो प्राथमिक क्रिया है हमारे, वो क्या होता है, प्राकृतिक संसाधनों से ही हमें प्राप्त होता है। ठीक है, मानव निर्मित संसाधन से या मानव संसाधन प्राथमिक क्रिया नहीं हो सकता। प्राथमिक क्रिया हमेशा क्या होता है? प्राकृतिक संसाधनों से ही हमें प्राप्त होता है। ओके, अब देखिए, कृषि, इसमें क्या क्या एग्जाम्पल में, कृषि, मत्स्य पालन। ठीक है, मत्स्य यानी कि मत्स्य पालन और संग्रहण इनके अच्छे उदाहरण हैं। ठीक है, प्राथमिक क्रिया जो होता है क्या? कृषि, मत्स्य पालन, संग्रहण इनके अच्छे उदाहरण हैं। अब द्वितीय क्रियाएं इन संसाधनों के प्रसंस्करण से संबंधित है, यानी कि विनिर्माण उद्योग, जितने भी उद्योग होते हैं वो सारे द्वितीय क्रियाओं में आते हैं। ठीक है, जो प्राथमिक क्रिया, हमें जो कच्चा माल प्राप्त हुआ है प्राथमिक क्रियाओं से, प्राकृतिक संसाधन से, उससे कुछ और बनाना। जैसे कि यहाँ देखिए, ये गेहूं बना रहे, गेहूं की फसल लगा रहे थे, या जो भी कर रहे थे किसान। ओके, गेहूं की फसल की जुताई कर रहे, मतलब खेतों की जुताई कर रहे थे गेहूं की फसल लगाने के लिए। तो यहाँ से गेहूं जो प्राप्त होगा वो तो प्राथमिक क्रिया हो गया, कच्चा माल हो गया। ठीक है, गेहूं फसल उगाना प्राथमिक क्रिया है, गेहूं कच्चा माल हो गया। गेहूं से उसे एक किसान बेच देंगे किसी फैक्ट्री मालिक को, किसी को भी। वहां से क्या होता है, वो मालिक गेहूं से आटा तैयार कर से उससे बिस्किट तैयार करेगा। तो वो जो आटा तैयार करके बिस्किट तैयार करना है वो हमारा द्वितीय क्रिया में आता है। ठीक है, यानी कि जो उद्योग है, उद्योग क्या है? द्वितीय क्रिया में आता है। देखिए, द्वितीय क्रियाएं इन सभी संसाधनों के प्रसंस्करण से संबंधित, जैसे इस्पात निर्माण,
डबल रोटी पकाना और कपड़ा बुनना इन क्रियाओं के उदाहरण है। ठीक है, इस्पात निर्माण, ये भी उद्योग, किसी उद्योग या फैक्ट्री में होता है। डबल रोटी पकाना, डबल रोटी बनाना, आटे से डबल रोटी बनाई जाती है, किसी भी मतलब कि जो कच्चे माल से डबल रोटी बनाई जाती है। कपड़ा बुनना, कपास जो हमें कॉटन प्राप्त होता है ना कृषि से, उससे ही तो कपड़ा बनाया जाता है। ये सभी क्या होते हैं, ये सभी किस में आएगा, ये सभी द्वितीय क्रिया में आएगा। तो ये बेटा बहुत अच्छे से समझिएगा कि ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इस्पात निर्माण या कपड़ा बुनना कौन सी क्रिया में आता है, तो कपड़ा बुनना किस क्रिया में आएगा, द्वितीय क्रिया में। ओके, और वही मत्स्य पालन, संग्रहण और कृषि, ये किस में आएगा, प्राथमिक क्रिया में। अब देखिए तृतीय क्रिया है। तृतीय क्रिया है प्राथमिक क्रिया और द्वितीय क्रिया को सेवा कार्यों द्वारा सहयोग प्रदान करता है। ओके, तृतीय क्रिया क्या है, प्राथमिक क्रिया और द्वितीय क्रिया को सेवा कार्यों द्वारा सहयोग प्रदान करता है। इसमें क्या क्या आता है, यातायात, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, विज्ञापन तृतीय क्रिया में सम्मिलित है। ओके, अब देखिए ये सेवा कैसे प्रदान करते हैं। मान लीजिए प्राथमिक क्रिया से हमें गेहूं प्राप्त हो गया। ओके, तो अब उस गेहूं को हमें पहुंचाना है कहाँ तक, मिल तक या फैक्ट्री तक। तो कैसे पहुंचाया जाएगा, यातायात के साधन से ही तो पहुंचाया जाएगा। तो ये उसको सेवा प्रदान कर रहे हैं ना, प्राथमिक क्रिया को भी और द्वितीय क्रिया को भी, यानी कि कच्चा माल लेकर वो मिल तक या फैक्ट्री तक पहुंचा रहा है। तो यातायात हो गया तृतीय क्रिया में, क्योंकि ये दोनों को सेवा प्रदान कर रहा है। व्यापार, उससे जो कच्चे माल से द्वितीय क्रिया में, मतलब उससे मान लीजिए कच्चे माल से हमें कपास प्राप्त हुआ है, वो उस कपास से कपड़ा बन गया द्वितीय क्रिया में, और द्वितीय क्रिया को मार्केट तक ले जाना है ना, मार्केट तक ले जाएंगे तभी तो उसे बेच पाएंगे। तो वो व्यापार करना या मार्केट जो बाजार होता है वो भी तृतीय क्रिया में आता है। बैंकिंग, बैंकिंग से हमें लोन मिलता है, किसानों को भी और फैक्ट्री वालों को भी, सभी को लोन मिलता है। वो सभी क्या है, तृतीय क्रिया में। बीमा, विज्ञापन, अगर हम कोई सामान तैयार करते हैं उसका विज्ञापन करते हैं तभी तो ज्यादा बिकता है। तो ये सभी क्या है, ये सभी तृतीय क्रिया के उदाहरण है। ओके, तो क्लियर हो गया होगा। प्राथमिक क्रिया क्या है, जिससे हमें कच्चा माल प्राप्त होता है। प्राथमिक क्रिया हमेशा ही प्राकृतिक संसाधन से प्राप्त होता है। द्वितीय क्रिया क्या है, द्वितीय क्रिया उद्योग को द्वितीय क्रिया कहते हैं, जिससे कच्चे माल से कोई और सामान हम तैयार करते हैं। ठीक है, जैसे कि इस्पात निर्माण, डबल रोटी पकाना, कपड़ा बुनना, ये सब द्वितीय क्रिया में आएगा। तृतीय क्रिया में क्या हो गया, जो प्राथमिक क्रिया और द्वितीय क्रिया दोनों को सेवा प्रदान कर रहा हो वो तृतीय क्रिया में आता है। जैसे यातायात, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, विज्ञापन तृतीय क्रियाओं के उदाहरण है। ओके, अब चलिए देखते हैं, ये क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से आप लोगों का। अब देखिए क्या है कि कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुधन इसमें शामिल है। बेटा यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट बात की गई है कि कृषि जब हमारे दिमाग में आता है तो हम बस फसल को उगाना यही याद रखते हैं ना, सब्जी, फल या फूल, फसल, इनको उगाना ये हम कृषि मानते हैं। लेकिन याद रखिएगा पशुधन शामिल, यानी कि पशुओं को पशुपालन भी क्या है, कृषि का ही एक पार्ट है। ओके, कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुधन पालन इसमें शामिल है। किसमें, कृषि में। ठीक है, कृषि में पशुधन पालन भी शामिल है। अब चलिए हम आगे देखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, यहाँ से क्वेश्चन आता है इसलिए बहुत अच्छे से समझिए। देखिए पहला क्या है, एग्रीकल्चर। कृषि को क्या बोला जाता है, एग्रीकल्चर भी बोला जाता है। अब क्या है, मृदा की जुताई, फसलों को उगाना और पशुपालन का विज्ञान इस कला में आता है। क्या है इसमें, एग्रीकल्चर या कृषि में क्या होता है, मृदा की जुताई, फसलों को उगाना और पशुपालन का विज्ञान इस कला में आता है, इसे खेती भी कहते हैं। ओके, अब दूसरा है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर यानी कि रेशम उत्पादन। सेरीकल्चर क्या है, रेशम उत्पादन। ओके, अब रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन यह कृषक की आय में पूरक हो सकता है। अब रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन यानी कि रेशम के जो कीट हैं उसको व्यापार के लिए पालना, रेशम बनाकर उसे बेचने के लिए अगर रेशम के कीटों का पालन किया जा रहा है, उसे पाला जा रहा है, तो ये क्या होता है, इसे क्या बोलते हैं, रेशम उत्पादन या फिर सेरीकल्चर बोलते हैं। इसको हिंदी में रेशम उत्पादन बोलते हैं। ठीक है, और आपको ये हिंदी नहीं आता है याद रखिएगा, वहां पे या तो एग्रीकल्चर आएगा, सेरीकल्चर आएगा, पीसीकल्चर, विटीकल्चर या हॉर्टिकल्चर की क्या होता है, तो इन चीजों को आपको अच्छे से समझना है। ओके, अब रेशम कीटों का पालन कहाँ पे होता है, सहतूत के पत्तों पे होता है। ये भी याद रखिए, ये भी एक बार आ चुका है सीटेट में कि रेशम कीटों का पालन कहाँ पे होता है, तो सहतूत के पत्तों पे होता है। ओके, अब देखिए पीसी कल्चर। पीसी कल्चर क्या है, मत्स्य पालन। विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन, मतलब कि विशेष रूप से व्यापार के लिए, याद रखिए सभी व्यापार के लिए, मतलब कि ये जो रेशम पालन है ये भी व्यापार के लिए, और मत्स्य पालन जिसे पीसी कल्चर कहते हैं ये भी क्या है, विशेष रूप से किसी तालाब में मछली, तालाब या पोखर में अगर मछली का हम पालन करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, पीसी कल्चर बोलते हैं। ओके, उसे मत्स्य पालन भी बोलते हैं। अब आता है विटीकल्चर। विटीकल्चर या द्राक्षा कृषि, ये अंगूरों की खेती से संबंधित है। ठीक है, विटीकल्चर या द्राक्षा कृषि क्या है, अंगूरों की खेती से संबंधित है। उसके बाद है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर क्या है, उद्यान कृषि। ठीक है, जिसे हम बागानी कृषि भी कहते हैं। ओके, देखिए वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब्जियों, फूलों और फलों को उगाना। वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब्जियों
फूलों और फलों को उगाना, बस इतना ही। इसमें पशुपालन शामिल नहीं है। ये है उद्यान कृषि या फिर हॉर्टिकल्चर। तो ये सारे आपको समझ में आ गया होगा। एग्रीकल्चर, सेरिकल्चर, पीसीकल्चर, विटीकल्चर, हॉर्टिकल्चर। एग्रीकल्चर कृषि है जिसमें कि पशुपालन भी शामिल है। सेरिकल्चर रेशम उत्पादन है कि एक विशेष रूप से वाणिज्यिक पालन के लिए रेशम का उत्पादन। पीसीकल्चर मत्स्य पालन है, विशेष रूप से निर्मित तालाब और पोखरों में मछली का पालन। विटीकल्चर या फिर द्राक्षा कृषि, वो अंगूरों की खेती होती है। हॉर्टिकल्चर या फिर उद्यान कृषि से बोल सकते हैं, बागानी कृषि से बोल सकते हैं। ये क्या है, वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब्जियों, फूलों और फलों को उगाना। ओके, अब चलिए अब हम देखते हैं कृषि तंत्र। कृषि तंत्र क्या है, इसमें क्या क्या है। देखिए, कृषि या खेती को एक तंत्र के रूप में देखा जा सकता है। इसके महत्वपूर्ण निवेश क्या क्या है, कृषि में क्या क्या लगता है। बीज, उर्वरक, मशीनरी और श्रमिक, ये शामिल है ना। जुताई, बुनाई, सिंचाई, निराई, कटाई, इनकी मुख्य संक्रियाएं हैं। अब कृषि में कृषि के जो निवेश हैं उनमें क्या क्या हम निवेश करते हैं। बीज, सबसे पहले तो हम बीज ही लेते हैं। उर्वरक खरीदते हैं, मशीनरी लाते हैं, और फिर श्रमिक। अब मान लीजिए हम बीज भी ले आए, उर्वरक भी ले आए, मशीनें भी ले आए, लेकिन अगर श्रमिक ही नहीं है हमारे खेतों में बीज बोने वाला, तो वो कहाँ से होगा, श्रमिक भी चाहिए। तो ये जो है कृषि मतलब कृषि में हम निवेश क्या क्या करते हैं, बीजों का निवेश करते हैं, उर्वरक का, मशीनरी और श्रमिक यानी कि जो मेहनत है, जो लेबर होते हैं उनका, वो सारे इसमें है। जुताई, बुआई, सिंचाई, निराई और कटाई, इनकी कुछ संक्रियाएं हैं, इनकी क्रियाएं हैं। ठीक है, देखिए कृषि जब हम करते हैं सबसे पहले जुताई करते हैं, फिर फसल की बुआई करते हैं, फिर सिंचाई करते हैं, पानी डालते हैं, फिर निराई करते हैं, फसलों के अंदर बीच बीच में जो बेकार के पौधे होते हैं उनको हटा के फेंक देते हैं, ताकि वो पौधे, उनकी मिट्टी की पौष्टिकता वो ना पौधे ले लें और वो हमारी फसल को ही मिले। फिर कटाई करते हैं पौधों की। ये सारी क्रियाएं किसमें है, कृषि की क्रियाओं में शामिल है। ओके, ये सभी क्या है, कृषि की संक्रियाएं, यानी कि कृषि की क्रिया, कृषि में हम ये सब करते हैं। इसके बाद कृषि तंत्र के निर्गतों के अंतर्गत फसल, ऊन, डेयरी और कुक्कुट उत्पादन आते हैं। निर्गत यानी कि हम कृषि कर चुके हैं। ओके, ये सारी चीजें हम उसमें निवेश कर चुके हैं। उसके बाद निवेश के बाद हम उसकी जुताई भी कर लिए, खेतों की बुआई कर लिए, सिंचाई कर लिए, निराई और कटाई भी करके उसके बाद हमें क्या क्या प्राप्त होता है, या तो फसल प्राप्त होता है, ऊन प्राप्त होता है, अगर हम कृषि तंत्र के अंतर्गत, ठीक है, तो फसल प्राप्त होता है, ऊन, पशुपालन भी किसी में शामिल है, तो हमें क्या होता है, जैसे भेड़ों के पालन से हमें ऊन प्राप्त होता है। डेयरी यानी कि दूध, मक्खन, दही, ये सारे प्राप्त होते हैं। कुक्कुट उत्पादन, बहुत सारे कुक्कुट उत्पादन में इन चीजों से हमें प्राप्त होते हैं कृषि से। ओके, क्लियर हो गया होगा आपका। कृषिगत भूमि की कृषि पद्धति, चलिए तो बता ही चुकी हूँ मैं आपको। चलिए आगे देखते हैं कृषि के प्रकार। याद रखिए, कृषि के दो प्रकार होते हैं, निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि। ठीक है, निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि मैं अभी शॉर्ट में थोड़ा सा बताती हूँ। निर्वाह का मतलब होता है जीवन यापन। ओके, तो जो कृषि जीवन यापन के लिए की जाती है तो वो तो छोटे पैमाने पे किया जाएगा। जीवन यापन का मतलब या तो किसान अपने परिवार के लिए, या मतलब कि 2-4 परिवार मिलके, जो मतलब कि 5 लोगों के लिए होता है, 10 लोगों के लिए हो सकता है, 20 लोगों के लिए होता है, उतने लोगों के लिए पूरे साल के लिए जो कृषि करते हैं उसे निर्वाह कृषि कहते हैं। ठीक है, और वाणिज्यिक कृषि क्या होता है, जो व्यापार के लिए किया जाता है। तो जो वाणिज्यिक कृषि अगर व्यापार के लिए किया जा रहा है तो वो बड़े पैमाने पे कृषि होगी। ओके, उसके पहले हम ये देख लेते हैं कि जैविक कृषि क्या है। इस प्रकार की कृषि में रासायनिक खादों के स्थान पर जैविक खाद और प्राकृतिक पीड़कनाशी का उपयोग किया जाता है। फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई आनुवांशिक रूपांतरण नहीं किया जाता। ठीक है, क्या है, सारी चीजें जो जैविक कृषि, इसमें क्या होता है, सभी चीजें जैविक होते हैं। बहुत सारी चीजों पे आप देखिएगा जो पैकेट के सामान आते हैं उसमें जैविक लिखा होता है कि जैविक चीजें हैं ये, मतलब उसमें ये बोला जाता है कि रासायनिक खादों का उपयोग नहीं किया गया बल्कि जैविक खादों का उपयोग किया गया है। और प्राकृतिक पीड़कनाशी यानी कि जो कीटनाशी है, प्राकृतिक पीड़कनाशी का उपयोग किया गया, यानी कि इससे हमारे हेल्थ को, हमारे सेहत को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। ओके, उसे जैविक कृषि कहते हैं। अब चलिए हम फिर से यहाँ पे आ जाते हैं। कृषि के प्रकार अभी मैंने बताया था आपको, निर्वाह कृषि, वाणिज्यिक कृषि। सबसे पहले हम निर्वाह कृषि देखते हैं क्या है। इस प्रकार की कृषि कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है। बता चुकी थी मैं ऊपर। निर्वाह कृषि में क्या होता है, कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस प्रकार की कृषि की जाती है। अब निर्वाह कृषि को भी क्या होता है, पुनः गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि में वर्गीकृत किया गया। निर्वाह कृषि को भी 2 भागों में वर्गीकृत किया गया, गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि। आदिम के मतलब से ही आपको समझ में आ गया होगा, जो बहुत पुराना हो, ठीक है, जो बहुत पहले से किया जाता हो निर्वाह कृषि। अब कृषि जब से स्टार्ट हुआ तब से तो कृषि मतलब कि जीवन यापन के लिए तो कृषि हो ही रही होगी, तो वो होती है आदिम निर्वाह कृषि। ठीक है, तो पहले हम गहन निर्वाह कृषि देखते हैं। गहन निर्वाह कृषि में किसान एक छोटे भूखंड पर साधारण औजारों और अधिक श्रम के साथ खेती करता है। गहन निर्वाह कृषि में क्या करता है किसान, एक
एक छोटे भूखंड पर यानी कि छोटे से जमीन पर, छोटे से खेत में साधारण औजार यानी कि बहुत भारी भरकम या बहुत ही नए नए औजारों से नहीं बल्कि साधारण औजार और अधिक श्रम, अधिक मेहनत से खेती करता है। ओके, अधिक धूप वाले दिनों में युक्त जलवायु और उर्वर मृदा वाले खेत में एक वर्ष में एक से अधिक फसल उगाई जा सकती है, जिसे क्या कहते हैं, बहुविध फसल प्रणाली। ओके, चावल मुख्य फसल होती है, जो निर्वाह कृषि होती है, गहन निर्वाह कृषि, उसमें क्या होता है, चावल मुख्य फसल होती है। याद रखिएगा, गहन निर्वाह कृषि में क्या है, चावल मुख्य फसल है। अन्य फसलों में गेहूं, मक्का, दलहन, तिलहन शामिल है। आप देख सकते हैं ये सारी चीजें, चावल, रोटी, गेहूं से रोटी तो बनता है, मक्का, दाल, तेल तो हमें सब्जियों में के लिए चाहिए ही। ये सारी चीजें क्या होती है, हमारे जीवन यापन के लिए हम रेगुलर बेस में इसे यूज करते हैं। तो ये सारी चीजें किसमें आती है, गहन निर्वाह कृषि में। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि गहन निर्वाह कृषि में किस प्रकार की फसलों का उत्पादन होता है, तो आप बिल्कुल ये सोचिएगा कि हम डेली के यूज में क्या क्या खा रहे हैं। हम तेल भी खा रहे हैं, दाल भी खा रहे हैं, चावल भी खा रहे हैं, रोटी भी खा रहे हैं, मक्का भी खा रहे हैं, इस तरह की चीजें हम खाते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, गहन निर्वाह कृषि के पार्ट हैं। ओके, अब देखिए क्या है, आदिम निर्वाह कृषि। आदिम निर्वाह कृषि में स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण शामिल है। क्या क्या, स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण। स्थानांतरित कृषि क्या होता है, जो जगह बदल बदल के कृषि करते हैं, ठीक है, उसे झूम कृषि भी कहते हैं। बहुत सारे नाम है जो नीचे है, मैं आपको बताऊंगी। और चलवासी पशुचारण क्या होता है, जो मतलब कि पशुओं को लेके जो चरवाए होते हैं एक जगह से दूसरी जगह, उनकी पशुओं की आवश्यकता के अनुसार वो जगह परिवर्तन करते रहते हैं, उसे हम बोलते हैं चलवासी पशुचारण। आइए हम डिटेल से देखते हैं। स्थानांतरित कृषि देखिए क्या है, अमेजन बेसिन के सघन वन क्षेत्रों, उष्णकटिबंधीय दक्षिण अफ्रीका, पूर्व एशिया और उत्तरी पूर्वी भारत के भागों में प्रचलित है। क्या, स्थानांतरित कृषि। अब ये होता क्या है, इसके बारे में बताते हैं। देखिए, स्थानांतरित कृषि को कर्तन एवं दहन कृषि भी कहते हैं ना। इस नाम से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि स्थानांतरित कृषि क्या होता है। कर्तन का मतलब होता है काटना, दहन का मतलब होता है जलाना। तो स्थानांतरित कृषि में क्या होता है कि पेड़ पौधों को काट दिया जाता है, उसके और उसे जला देते हैं। पेड़ पौधों को काटकर उसको जलाकर उसकी राख को मिट्टी में मिलाते हैं, उससे क्या होता है, मिट्टी ज्यादा उपजाऊ हो जाती है। और एक बार मतलब कि फिर उस पर फसल बोते हैं। एक बार फसल तैयार हो जाने के बाद उस फसल को काट कर फिर वो जो कृषक होते हैं वो क्या होता है, अपने फसल को समेट के दूसरी जगह चले जाते हैं, फिर वो दूसरी जगह फसल बोते हैं। बिल्कुल इसी पद्धति से, यानी कि पौधों को काटना, उसको जलाना, उसके राख को मिट्टी में मिलाना, फिर फसल बोना, फसल को काटकर फिर वहां छोड़ के वो दूसरी जगह चले जाते हैं। इससे क्या होता था स्थानांतरित कृषि में कि जंगलों का विनाश नहीं होता था, क्योंकि एक जगह वो फसल बोने के बाद फिर वो कहीं और चले जाते हैं। तो जिन पेड़ पौधों की डालियों को काट दिया गया, तनों को काट दिया गया, वो फिर से फल फूल जाते थे। ठीक है, तो ये हमारी स्थानांतरित कृषि एवं कर्तन एवं दहन कृषि है। ओके, देखिए यह भारी वर्षा और वनस्पति के तीव्र पुनर्जनन वाले क्षेत्र हैं। वृक्षों को काटकर जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है। देखिए वही चीज बोला गया, वृक्षों को काटकर जलाकर भूखंड को साफ कर दिया जाता है, तब राख को मृदा में मिलाया जाता है तथा मक्का, रतालू, आलू और कसावा जैसी फसलों को उगाया जाता है। ये कहाँ पे, अमेजन बेसिन में। अब देखिए क्या है, स्थानांतरित कृषि विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न नामों से जाने जाते हैं। बेटा यहाँ से भी क्वेश्चन आ चुका है कई बार, ठीक है, कि झूमिंग कहाँ पे बोला जाता है, उत्तर पूर्वी भारत में। उत्तर पूर्वी भारत में इसे झूम कृषि या झूमिंग कृषि बोला जाता है। ठीक है, मिल्पा इसे कहाँ बोला जाता है, मैक्सिको में। रोका कहाँ पे बोला जाता है, ब्राजील में। लदांग कहाँ पे बोला जाता है, मलेशिया में। तो याद रखिएगा ये सारे नाम आपको थोड़ा सा याद करने पड़ेगा। झूम कृषि भारत में, उत्तर पूर्वी भारत में, मिल्पा मैक्सिको में, रोका ब्राजील में और लदांग कहाँ बोला जाता है, मलेशिया में। ये किसका नाम है, स्थानांतरित कृषि एवं कर्तन एवं दहन कृषि का। ओके, चलिए अब देखते हैं चलवासी पशुचारण क्या होता है। सहारा के अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेशों में, मध्य एशिया और भारत के कुछ भागों में, ऐसे जैसे राजस्थान तथा जम्मू कश्मीर में प्रचलित है चलवासी पशुचारण। अब सिर्फ राजस्थान और जम्मू कश्मीर में ही क्यों प्रचलित है उसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। अब देखिए राजस्थान में क्या होता है कि सूखे, गर्मी के मौसम में सूखा पड़ जाता है, तो वहाँ के जानवरों जो है पशुएं, उन्हें खाने के लिए अनाज, क्या मतलब कि जो उनका चारा है वो खाने के लिए उन्हें नहीं मिल पाता, तो वो अपने पशुओं को लेके जहाँ हरा भरा स्थान है वहां चले जाते हैं। मतलब कि मौसम के अनुसार जो चलवासी पशुचारण है, वो जो चरवाहे हैं वो मौसम के अनुसार अपनी जगह परिवर्तन करते हैं। वही जो दूसरा जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है, वहां पे सर्दियों के मौसम में बर्फ पड़ता है और पूरी जमीन बर्फ से ढक जाती है, तो वहां के पशुओं को भी अनाज नहीं, मतलब चारा नहीं मिल पाता, तो वो क्या करते हैं, अपने पशुओं को लेके ज्यादा सर्दी के मौसम में पहाड़ों से नीचे की ओर आ जाते हैं और उतने दिन वो नीचे रहते हैं। फिर जब सर्दियों का मौसम जाने लगता है फिर वो अपने पहाड़ों पर चले जाते हैं। ठीक है, तो दो जगह यहाँ पे दिया गया है, राजस्थान और जम्मू कश्मीर भारत में। राजस्थान के जो चरवाहे हैं वो गर्मी के मौसम में अपना स्थान परिवर्तन करते हैं और वहीं जम्मू कश्मीर के चरवाहे हैं वो कब करते हैं,
गर्मी सर्दियों के मौसम में स्थान परिवर्तन करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अब देखिए वाणिज्यिक कृषि देखते हैं। अभी तो हम क्या देख रहे थे, निर्वाह कृषि देख रहे थे। निर्वाह कृषि में हमने देखा गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि। ठीक है, आदिम निर्वाह कृषि भी दो तरह के होते हैं, स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण। ओके, अब हम देखते हैं वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि क्या है? वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है। ठीक है, बता चुकी हूं मैं कि व्यापार के लिए जो कृषि की जाती है उसे वाणिज्यिक कृषि कहते हैं। ओके, वाणिज्यिक कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि शामिल है। अधिकांश कार्य मशीनों के द्वारा, वाणिज्यिक कृषि में क्या होता है, अधिकांश कार्य मशीनों के द्वारा किया जाता है। अब ये बताइए कि अगर व्यापार के लिए कोई काम किया जा रहा है तो हम तो ये चाहेंगे ना कि ज्यादा से ज्यादा हमें प्राप्त हो वहां से फसल। तो वो अगर छोटे मोटे मशीनों से करेंगे या अपने हल बैल से करेंगे तो उतना ज्यादा फसल प्राप्त नहीं होगी। तो उसके लिए क्या किया जाता है, मशीनों से अधिकांश कार्य किया जाता है वाणिज्यिक कृषि में। ओके, वाणिज्यिक कृषि, वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि सभी शामिल है वाणिज्यिक कृषि में। अब देखिए वाणिज्यिक तीन तरह के होते हैं वाणिज्यिक कृषि। क्या? वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि, ये सभी वाणिज्यिक कृषि के उदाहरण है, वाणिज्यिक कृषि के पार्ट हैं। अब सबसे पहले हम वाणिज्यिक अनाज कृषि देखते हैं। वाणिज्यिक अनाज कृषि में क्या है, वाणिज्यिक अनाज कृषि में फसलें वाणिज्यिक उद्देश्य से उगाई जाती है, यानी कि व्यापार के लिए। गेहूं और मक्का सामान्य रूप से उगाई जाने वाली फसलें हैं। ओके, वाणिज्यिक अनाज कृषि में क्या है, गेहूं और मक्का सामान्य रूप से उगाई जाती है और इनकी बिक्री की जाती है, ज्यादा से ज्यादा फसल बोकर इनकी बिक्री की जाती है। मिश्रित कृषि में क्या है, मिश्रित कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसल उगाने के लिए और पशुधन पालन के लिए किया जाता है। मिश्रित कृषि में क्या होता है, याद रखिएगा, मिश्रित जो वाणिज्यिक कृषि में मिश्रित कृषि है उसमें पशुधन पालन भी शामिल है। मतलब कि भूमि का उपयोग भोजन वो चारे के फसलें उगाने के लिए और पशुधन पालन के लिए भी किया जाता है। आगे है रोपण कृषि। रोपण कृषि हमारा क्या है, वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है जहां चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला और अथवा कपास की फसल उगाई जाती है। रोपण कृषि में क्या होता है, एक एक पौधों को जमीन में, जैसे हम फूलों के पौधे बोते हैं, मतलब बोते नहीं है, फूलों के पौधे जमीन की मतलब कि इसको कोड़ के अच्छे से उसमें लगाते हैं, उस तरह से होता है रोपण कृषि की एक एक पौधों को जमीन में लगाना पड़ता है, रोपना पड़ता है। ओके, तो वो होता है रोपण कृषि। इसमें मेहनत बहुत ज्यादा है। ओके, तो रोपण कृषि में क्या क्या होता है, चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला और कपास की फसलें उगाई जाती है रोपण कृषि में। अब हम आगे देखते हैं मुख्य फसलें। ओके, मुख्य फसलों में बेटा बहुत सारी मुख्य फसलों के नाम दिए गए हैं। इसमें जहां तक हमें जो जो देखना है कि विश्व में भारत का स्थान कौन सा है और सबसे प्रमुख स्थान पर इस फसल के उत्पादन में कौन क्या है और किस तरह की मिट्टी की आवश्यकता है, तीन चीजें हम देखते हुए चलेंगे हर सारी फसलों में। सबसे पहले चावल है। चावल विश्व की मुख्य खाद्य फसल है। ओके, चावल क्या है, विश्व की मुख्य खाद्य फसल है। यह उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय प्रदेशों का मुख्य आहार है। उष्णकटिबंधीय प्रदेश में ज्यादा बारिश होती है, तो आपको पता है कि चावल को ज्यादा पानी की जरूरत है, तो उष्णकटिबंधीय प्रदेश में ज्यादा बारिश होती है तो वहां पे चावल ज्यादा चाहिए होता है। ओके, मतलब सॉरी, चाहिए नहीं होता, वहां पे चावल ज्यादा अच्छे से उग सकता है। अब है चावल के लिए उच्च तापमान, अधिक आर्द्रता एवं वर्षा की आवश्यकता होती है। बता चुकी मैं आपको, चावल के लिए क्या है, उच्च तापमान, आर्द्रता और ज्यादा वर्षा की आवश्यकता होती है। चीन चावल का अग्रणी उत्पादक है। कौन है? चीन। याद रखिएगा, चीन चावल का अग्रणी उत्पादक है। इसके बाद क्रम से भारत, जापान, श्रीलंका और मिस्र है। तो दूसरे स्थान पर कौन है? भारत है। चीन चावल का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, दूसरे स्थान पे कौन है? भारत है। ओके, तो बिल्कुल आप नोट करते जाएं जो भी मैं आपको बता रही हूँ, जो भी लिख रही हूँ। अब है गेहूं। गेहूं के वर्धन काल में मध्यम तापमान एवं वर्षा, शस्य कर्तन, फसल की कटाई के समय तेज धूप की आवश्यकता होती है। इसलिए गेहूं कब बोया जाता है? गेहूं नवंबर दिसंबर के समय बोया जाता है और अप्रैल के महीने में काट दिया जाता है, क्योंकि अप्रैल के महीने में तेज धूप मिलती है इसको। ओके, क्या है, गेहूं संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और भारत में विस्तृत रूप से उगाया जाता है। ओके, अब चलिए, दोमट मृदा इसके लिए सर्वोत्तम है गेहूं के लिए। ओके, अब है मिलेट। ये मोटे अनाज के रूप में जाने जाते हैं और कम उपजाऊ और बलुई मृदा में भी उगाई जा सकती है। मिलेट क्या है? कम उपजाऊ, क्वेश्चन आ सकता है, कम उपजाऊ और बलुई मृदा में भी उगाने जाने वाली फसल कौन सी है? मिलेट है। ओके, क्या होता है, इसे मोटे अनाज के रूप में जाना जाता है। ये ऐसी फसल है जिसे कम वर्षा और उच्च से मध्यम तापमान की पर्याप्त सूर्य की प्रकाश की आवश्यकता होती है। अब इसमें कौन कौन सी फसल आती है? ज्वार, बाजरा और रागी भारत में उगाए जाते हैं। मिलेट में कौन कौन सी है? ज्वार, बाजरा और रागी। ओके, अब है मक्का। मक्का देखिए क्या है, मक्का इसके लिए मध्यम तापमान और अधिक धूप की आवश्यकता होती है। ठीक है, मक्का उत्तर अमेरिका, ब्राजील, चीन, रूस, कनाडा, भारत और मेक्सिको में उगाई जाती है। अब है कपास। कपास आपको पता है कपास क्या होता है? रुई। ठीक है, तो इसकी वृद्धि के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा, 200 से 210
पाला रहित दिन और तेज चमकीले धूप की आवश्यकता है। तो कपास के लिए तो पाला रहित दिन चाहिए ही, क्योंकि ये तो कॉटन है, अगर पाला पड़ेगा तो क्या होगा, ये कपास तो वैसे ही खराब हो जाएगा। ओके, तो पाला रहित दिन और चमकीली धूप चाहिए, काली और जलोढ़ मृदा में उगाई जाती है। तो कपास के लिए कैसी मृदा चाहिए, काली और जलोढ़ मृदा चाहिए। ओके, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, ब्राजील और मिस्र कपास का अग्रणी उत्पादक है। ओके, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, ब्राजील और मिस्र कपास के अग्रणी उत्पादक हैं। अब है पटसन। यहाँ से भी क्वेश्चन आ चुका है कि सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है सुनहरा रेशा, पटसन को। ओके, तो बस ये लाइन आप इसको याद रखिए कि सुनहरा रेशा किसे बोला जाता है, पटसन को। अब है कॉफी। कॉफी एक रोपण कृषि है जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं। इसके लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु और सुअपवाहित दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। बेटा ये आपको थोड़ा सा आपको याद करना होगा, प्लीज आप याद करिए, कुछ चीजें तो याद भी करनी पड़ती है ना, तो प्लीज आप इसे याद करिए और बहुत अच्छे से समझिए, जो बाकी चीजें ज्योग्राफी में समझने की है। ओके, ज्योग्राफी क्या, हिस्ट्री, पॉलिटी सारे मैं आपको समझा के ही पढ़ाऊंगी, कहीं भी कुछ रटने के लिए नहीं बोलूंगी, लेकिन थोड़े से जो कुछ चीजें होती है, जैसे कुछ नाम याद करना, देश का नाम करना, तो उसे तो याद करना पड़ता है। ओके, अब देखिए, कॉफी, ब्राजील कॉफी का अग्रणी उत्पादक देश है। बेटा यहाँ से भी क्वेश्चन आ चुका है कि कॉफी का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है, ब्राजील। इसके पश्चात कोलंबिया और भारत है। अब है चाय। बागानों में उगाई जाने वाली एक पेय फसल क्या है, चाय भी बागानी फसल है। ठीक है, बागानी कृषि में आता है, पेय फसल है। इसकी कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु और वर्ष भर समवितरित उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। ओके, अब ये कहाँ पे उगाई जाती है, दोमट मृदा में मंद ढाल की आवश्यकता होती है इसके चाय के लिए। अब है कृषि विकास। कृषि का विकास क्यों जरूरी है, तो आपको पता है कि भारत में जनसंख्या, भारत के पूरे विश्व में, सॉरी भारत नहीं, पूरे विश्व में जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। ओके, जनसंख्या तो बहुत तेजी से बढ़ रही है, लेकिन जो जनसंख्या बढ़ रही है तो जनसंख्या की मांग भी बढ़ रही है, हमारी मतलब अनाज की मांग भी बढ़ रही है, फसल की मांग भी बढ़ रही है, लेकिन जो जमीन है हमारी, जो स्थल है, वो तो उतना ही है, वो तो हम बढ़ा ही नहीं सकते, नहीं बढ़ा सकते ना। फ्लैट तो हम एक पर एक बना सकते हैं, घर तो हम एक पर एक बना सकते हैं, पता नहीं कितने कितने मंजिलें, लेकिन जमीन हम नहीं बढ़ा सकते, मृदा को हम ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। तो क्या है, उसके लिए क्या है, तो लेकिन कृषि का विकास तो जरूरी है, क्योंकि सभी का तो पेट भरना है। तो क्या है, मांग को पूरा करने के लिए कृषि के उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों में से है। देखिए, कृषि विकास का संबंध बढ़ती जनसंख्या की मांग को पूरा करने के लिए कृषि उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों में, तब इसको किस तरह से बढ़ाया जा सकता है। तो क्या है, बोई जाने वाली फसल की संख्या बढ़ाकर। ओके, बोई जाने वाली फसल की संख्या बढ़ाकर, यानी कि एक ही भूमि पर एक फसल काटते ही दूसरी फसल लगाओ, फिर उसे काटते ही तीसरी फसल लगाओ, संख्या बढ़ाकर। सिंचाई सुविधाओं में सुधार करके, यानी कि अकाल ना पड़े, सिंचाई सुविधाओं में सुधार करना जरूरी है। उर्वरकों और उच्च उपज देने वाले बीजों का उपयोग करके। ठीक है, तो ये सारे क्या है, कृषि विकास के उपाय हैं। बोई जाने वाली जो फसल है उसकी संख्या बढ़ा दे, सिंचाई सुविधाएं बढ़ाएं, उर्वरकों का हम उपयोग करें, उच्च उपज देने वाले बीजों का उपयोग करें। ठीक है, कृषि का मशीनीकरण और कृषि के विकास का एक अन्य पहलू, कृषि का मशीनीकरण भी जरूरी है। कृषि के विकास का चरम लक्ष्य क्या है, खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बिल्कुल समझ लीजिए कि कृषि के विकास का चरम लक्ष्य क्या है। अभी मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ कृषि का विकास क्यों करना है। मान लीजिए बहुत जनसंख्या बहुत कम है और जो वाणिज्यिक कृषि है वो बहुत ज्यादा फसल उपजा के बैठ जाए, तो क्या होगा, कोई लोग खरीदेंगे ही नहीं ना। फसल तो हम उतने ही खरीदते ना जितने हमारे लिए जरूरी है, उससे ज्यादा हम फसल तो जमा भी नहीं कर सकते, वरना फसल खराब भी हो जाती है। तो कृषि के विकास का चरम लक्ष्य क्या है कि खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना, यानी कि हर व्यक्ति को उनके कैलोरी, खाद्य सुरक्षा क्या है कि हर व्यक्ति को उनके कैलोरी के हिसाब से भोजन उपलब्ध हो। ओके, क्लियर है बेटा। तो ये हमारा चैप्टर हो चुका है, चैप्टर नंबर कृषि। तो प्लीज मैं इस बार तो हर बार मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन इस बार मैं नहीं बताऊंगी आपको, एमसीक्यू आप खुद बताएंगे। पहला क्या है, उद्यान कृषि का अर्थ है सुनहरा रेशा, दूसरा सुनहरा रेशा से अभिप्राय है, तीसरा है कॉफी का प्रमुख उत्पादक है। तो प्लीज ये 3 क्वेश्चन है, आप प्लीज कमेंट में इन 3 क्वेश्चन के आंसर मुझे जरूर बताइएगा। ऐसे आप क्वेश्चन के अगर आंसर देते रहिएगा बेटा, तो यहाँ से भी क्वेश्चन उठा के पूछ लिया जाता है। बिल्कुल यही क्वेश्चन पूछा गया था सीटेट में, याद रखिए। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सर्च करिए, देखिए यही क्वेश्चन एक बार पूछा गया है कि कॉफी का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है। तो सुनहरा रेशा कौन सा है, या सुनहरा रेशा से अभिप्राय है, ये किसी भी ये क्वेश्चन भी आ चुका है सीटेट में। तो इन 3 क्वेश्चन के आंसर आप प्लीज कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। ओके, ये चैप्टर भी हमारा हो चुका है। अब जल्दी से मैं 4th चैप्टर भी कल अपलोड कर दूंगी, और जल्दी जल्दी हम 8th क्लास की ज्योग्राफी अब खत्म हो जाएगी। अब 2 चैप्टर रह गए, 4th और 5th। उसके बाद हम पॉलिटी या हिस्ट्री, हम हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, पॉलिटी हम बाद में करेंगे। ओके,
तो बेटा जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को, और कमेंट में जो 3 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं तो प्लीज़ वो 3 क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दें। और बार बार मैं आपको बोलती हूँ कि सिर्फ PYQ पे डिपेंड ना रहें, थ्योरी ज़रूर देखें। ओके, थ्योरी की वीडियोज़ अगर आप देखेंगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि अब जो क्वेश्चन आने वाले हैं थिंकिंग बेस्ड तो आ ही रहे हैं, लेकिन अब और ज़्यादा थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन बढ़ने की संभावना है। तो अगर आप थ्योरी पढ़ेंगे डिटेल से तभी आप थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन कर पाएंगे। ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट, बाय।